प्रूफ ऑफ बीपीटी। स्टेटमेंट के हिसाब से आप देखोगे तो ये वाला स्टेटमेंट है, मतलब लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी, तो आपको ये वाला स्टेटमेंट भी बताना है वहां पे, और जो भी प्रूफ मैं आपको अभी दिखाऊंगा वो वाला चीज भी आपको लिख के देनी। ठीक है, तब स्टेटमेंट भी लिख लो एक बार यहां से एज इट इज। ठीक है, चलो इसका दो प्रूफ है, मैं दोनों आपको दिखा देता हूं, आपको एग्जाम में जो याद रहे, जो कन्वीनियंट लगे वो लिख लेना। लिखो मेथड वन। ठीक है, और मेथड वन के ब्रैकेट में लिखना बाई हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी, बाई हेल्प ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी की हेल्प से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। उस तरीके को देखो करें। अच्छा, लिखो गिवन, लिखो पहले गिवन में लिखो लेट ABC be a triangle with DE parallel BC such that B comma E are points on AB and AC respectively। इसके साइड में एक ऐसा फोटो भी बना लेना कि इस टाइप का कोई ट्राइंगल है ABC, फिर इसके साइड्स पे कोई दो पॉइंट है D और E, सच दैट कि डी लाइन जो बनेगा वो BC से मान लो कि पैरेलल हो, ये D ये वाला E। फिर देखो टू प्रूफ में लिखना AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, ये टू प्रूफ होगा। चलेगा, फिर लिखना प्रूफ। प्रूफ के लिए ना एक बार आप लोग पेन वेन छोड़ के पहले अच्छे से समझ लो, फिर बात करते हैं, और फिर आप लोग लिख भी ले। दो ट्राइंगल दिखा रहा हूं मैं आपको हाईलाइट करके, इन दोनों को सिमिलर करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट्स देना, ये वाले को और ये वाले को। ठीक है, बताओ तो, एक सेकेंड। इन ट्राइंगल ADE छोटा वाला एंड ट्राइंगल ABC बड़ा वाला, बताओ क्या होगा। एंगल A इक्वल्स टू एंगल E, रीजन विल बी कॉमन, और दूसरा आई थिंक एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B, रीजन विल बी करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, चलेगा। देयरफॉर बाय कौन सा सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी। अच्छा, नाम तो क्वेश्चन में दिया हुआ था नहीं, तो हम ऑर्डर ऑफ लेटर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो एक बार चेक करना पड़ेगा कि एलिमेंट्स में कैसे गया है ये लोग। इसमें ए आया है डी आया है, तो ए और डी, ए के साथ वहां भी ए था और डी की जगह पर बी था, तो वहां पर ए बी, और थर्ड लेटर इसमें क्या होगा ए डी ई, उसमें हो जाएगा आई थिंक ए बी सी। इस फॉर्मेट में दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सिमिलर। चलेगा मेरे ख्याल। अब एक बार जब ये सिमिलर हो गया, हमको याद है कि जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में हम सीपी सीटी क्लेम कर सकते थे, सिमिलर ट्राइंगल में हम सीपी एसटी क्लेम कर सकते हैं। सीपी एसटी के बिहाफ पे इसका तीन एंगल इसके तीन एंगल से क्या हो जाएगा, इक्वल, और इसका तीन साइड इसके तीन साइड के साथ में क्या होगा, प्रोपोर्शनल। इक्वल इक्वल सीपी में साइड्स, और सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब रेशियो सेम होना। ठीक है ना, तो देयरफॉर देखना ध्यान से, बाई सीपी एसटी क्या बोल सकते हो बताओ। आई थिंक एडी अपॉन एबी इज इक्वल्स टू बीई अपॉन बीसी इज इक्वल्स टू एई अपॉन आई थिंक एसी। सही कह रहा हूं, चलेगा। यहां तक कॉपी कर लो फटाफट। अच्छा, यहां तक आई थिंक समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है ना, कि ये मिल जाएगा हमको। इसके आगे का पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कैसे करना है।
हमको अल्टीमेटली चाहिए क्या था वो आप रिकॉल करो तो एडी बाई डीबी और ए बाई ईसी। अभी भी एडी डीबी में कुछ तो आया है, ठीक है, लेकिन उसमें शायद प्रॉपरली नहीं आया। और मुझे समझ में आ रहा है कि एडी बाई डीबी ए बाई ईसी चाहिए मेरे को, तो कहीं ना कहीं ये वाले रेशियो और ये वाले रेशियो काम है, बीच वाला मेरे को नहीं चाहिए। तो मैं अगले स्टेप में क्या करूंगा, आई विल राइट दिस एम्प्लाइज एडी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू क्या मिला मेरे को बताओ, ए ई अपॉन ईसी। मतलब ये हुआ कि यहां से एज इट इज यहां तक आप लिखेंगे, इसके बाद में अगला स्टेप आपका ये वाला हो, ठीक है। अब ये जो आया है ये आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट से मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा? मेरे ख्याल में आधा कर रहा है आधा नहीं कर रहा। एडी अपॉन वी वेर एक्सपेक्टिंग कि एडी बाई क्या आ जाए मेरे पास में डीबी, एंड एई अपॉन क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे आप, ईसी एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन एडी बाई ए बी आया है और एई बाई क्या आया है, एसी आया है। इस हाँ हाँ, आया तो कुछ काम का ही है अगर पुराने फॉर्मेट में बात करें कि हमको अपर बाई होल मिल गया, लेकिन हमको चाहिए था बेसिक बीपीटी के हिसाब से कि अपर बाई लोअर। तो इसको उसमें कन्वर्ट करने का जो आइडिया है उस आइडिया को थोड़ा आप अच्छे से समझो। आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि जो अनवांटेड सामान है उसको ले जाना होगा न्यूमरेटर में। इसमें मैंने पहले भी बात कर रखा है आपसे। तो अनवांटेड सामान कौन सा है इस रेशियो में, ए बी और ए सी, उसको पहले आप ले चलो न्यूमरेटर में। तो दोनों साइड आप क्या कर दोगे बताओ, रेसिप्रोकल ले लो। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन क्या हो जाएगा बताओ, ए। चलेगा मेरे ख्याल में। अभी यहां पर सिंस ऊपर वाला पार्ट बड़ा है और मुझे इसको छोटा करना है, लास्ट टाइम जब हम इसको एनकाउंटर कर रहे थे तो ऊपर वाला पार्ट छोटा था और हमको इसको बड़ा करना था, इसीलिए हमने दोनों साइड वन ऐड किया था। आज हमको ऊपर वाला पार्ट जो मिला है वो अनवांटेड है और मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो छोटा नहीं है बड़ा है, मुझे उसको छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए हम प्लस वन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, माइनस वन। आइडिया इज सेम लेकिन। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डी, इधर माइनस वन और उधर भी हो जाएगा ए सी अपॉन ए ई, और साथ में क्या रहेगा बताओ, माइनस। सॉल्व करने पे ये हो जाएगा ए बी माइनस ए डी अपॉन में विल से ए डी, दिस इज इक्वल्स टू ए सी माइनस ए ई, और वापस से अपॉन में क्या हो जाएगा, ई। चलेगा। अच्छा, ए बी माइनस ए डी का आंसर क्या होगा, बी डी जो आपको चाहिए, अपॉन ए डी, और यहां पर भी क्या आ जाएगा बताओ, आई थिंक ए सी माइनस ए ई का आंसर ई सी। तो यहां आ जाएगा आपके पास में ई सी अपॉन में क्या बताओ, ए। एक बार और रेसिप्रोकल कर दो वापस से, तो आपको आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। यही चाहिए था हमें, ठीक है। करो कॉपी करो। आओ इसी का एक और मेथड देखते हैं, घटिया तो नहीं बोलूंगा, एनसीईआरटी में है दिया हुआ। देखो मेथड टू, मेथड टू एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में मेरे ख्याल में दोनों में पूरा मार्क्स मिलेगा, बाकी आपको पता दोनों होना चाहिए। मेथड टू, इसमें लिखिए बेस्ड ऑन एरिया। एरिया के आइडिया पे बेस करके इसको दोबारा से हम प्रूव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एरिया के बिहाफ पे इसको समझने के लिए आपको पहले दो छोटा छोटा पॉइंट समझना पड़ेगा, जो वैसे तो पता होता है, किसी किसी को नहीं भी पता होता, तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। पहला पॉइंट है कि किसी भी एक लाइन के सामने यदि आप एक पॉइंट बना देते हैं और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट से इस लाइन पे कितना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, तो क्या जवाब दोगे? 3 परपेंडिकुलर तो बना ही सकते हैं शायद, नहीं? इस पॉइंट से इस पिंक वाले लाइन पे कितना परपेंडिकुलर बना सकते हैं? हे, वो यही तो मैं कह रहा हूं, ये तो मान ही नहीं रहे लोग एक एक का झंडा लेके घूम, क्या फालतू बच्चे हैं। लेकिन सही जवाब तो एक ही है यार। साइड देखो, ये यही बात, साइड में ऐसे बना जरूर सकते हैं लेकिन वो 90 डिग्री पे नहीं हो। उस पॉइंट से, ये एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बात है जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में वो प्रूफ समझ में आए जो मैं दिखाऊं, कि एक पॉइंट से एक लाइन पे कितना परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं आप, मात्र एक। फिर से बोलो कितना, मात्र एक, मात्र जरूरी है वहां, ठीक है। तो ये जो हमारा शौक था इसको हम मिटा देते हैं। चलेगा। दूसरा एक और पॉइंट है जो अपने को पता होना चाहिए, वो ये है कि अगर आपके पास मान लो कि एक लाइन है और इसके सामने एक पैरेलल लाइन भी है,
ऐसा। फिर आप दो ट्राइंगल बनाने का प्लान करते हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल, जिन दोनों ट्राइंगल का बेस सेम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, दोनों ट्राइंगल का आप क्या करते हैं कि बेस को सेम कर देते हैं, और बेस को सेम करके एक को ऐसा बनाया मान लो, ठीक है, और एक को सपोज करो कि ऐसा बनाया, ऐसा। सरप्राइजिंगली यू विल फाइंड कि अगर इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है मानो कि ए बी डी, एरिया ऑफ ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी। ऐसा क्यों होगा मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं कंडीशन को, लेकिन पहले आप समझ लो कि कंडीशन है क्या। ये हर जगह नहीं होगा, इसमें बहुत ही स्पेसिफिक एक दो बात है, वो अगर फुलफिल हुआ तो ही ऐसा होगा। बात यह है कि दोनों ट्राइंगल का एक साइड कंप्लीटली कॉमन होना पड़ेगा, फिर दोनों ट्राइंगल का जो कॉमन साइड है उसके ऑपोजिट वाला जो दोनों ट्राइंगल का अपना अपना वर्टेक्स है, दे शुड बोथ लाई ऑन अ सिंगल लाइन एंड दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू द कॉमन साइड ऑफ द ट्राइंगल। मतलब दो ट्राइंगल होना चाहिए, दोनों के बीच में एक साइड कॉमन होना चाहिए, फिर उस कॉमन साइड के जो ऑपोजिट वाला वर्टेक्स है दे शुड बोथ लाई ऑन द सेम लाइन, एंड जिस लाइन पे वो लोग लाई करेगा वो इस कॉमन साइड या फिर इसके इस बेस के साथ में क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा। ये सारा बात जब फुलफिल होगा देन ओनली यू कैन से कि इसका दोनों का एरिया जो है वो क्या होगा, सी। एक बार कंडीशन को फिर समझो, दोनों ट्राइंगल के बीच में पहले क्या कॉमन होना चाहिए, एक साइड कंप्लीटली कॉमन होना चाहिए, फिर उस कॉमन साइड के जो ऑपोजिट पोजीशन का वर्टेक्स है इस ट्राइंगल का भी और इस ट्राइंगल का भी, वो दोनों सेम लाइन पे होना चाहिए, और वो लाइन इसके बेस के साथ में क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ देन वी कैन से कि ओके दोनों ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, सेम। अब बोलोगे ऐसा क्यों होगा, तो देखो यदि ये दोनों लाइन सच्ची में पैरेलल है, ठीक है, तो उस केस में आई कैन से कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले ट्राइंगल के एरिया के लिए एक फॉर्मूला लिखना चाहूं तो आई थिंक आई एम अलाउड, इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए एच कह देता हूं तो आई कैन राइट इट्स एरिया एज हाफ इनटू बेस में ए बी को ले लूंगा और हाइट में एच को ले लूंगा, कि ए बी बेस है, फिर यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो इतना लंबा ही परपेंडिकुलर होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, वो इसका एरिया हो गया। दूसरे ट्राइंगल के लिए भी एरिया का फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहो, एक पॉसिबिलिटी ये भी होगा ना कि हाफ इंटू ये भी तो उसका भी बेस है, और उसमें भी इसको बेस मान के तो ऑपोजिट से ही आप परपेंडिकुलर एक्सपेक्ट करोगे, तो वो वापस से कितना हो जाएगा आपका एच। तो इन दोनों का जो फॉर्मूला का एक्सप्रेशन है, ठीक है, एरिया वाला, वो तो सेम ही निकल रहा है। तो इसके एरिया का वैल्यू और इसका एरिया का वैल्यू एट द एंड जाके क्या होना पड़ेगा, सेम। ये हर जगह होगा क्या, नहीं। कब होगा फिर से सोचो, बोलो जोर से बोलो, एक साइड कंप्लीटली कॉमन होना चाहिए, फिर क्या, उस कॉमन साइड का ऑपोजिट वाला वर्टेक्स शुड बी लाइंग ऑन द सेम लाइन एंड दैट लाइन शुड बी पैरेलल टू द कॉमन साइड या कॉमन टू द बेस होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो उस केस में दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सेम। इनफैक्ट दो का ही नहीं, ए बी को बेस मान के और वर्टेक्स को इस वाले लाइन पे मेंटेन करके मैं अगर 500 अलग अलग ट्राइंगल बना दो नहीं यहाँ पे, उन 500 का 500 ट्राइंगल का एरिया सेम, क्योंकि हर बार एरिया का फॉर्मूला लिखने के लिए आप ए बी को बेस मान सकते हो, और अगर ऑपोजिट वर्टेक्स आपका इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वही आपका हाइट होगा। तो हर बार आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जब आप लिखोगे तो सेम ही मान लो कि वैल्यूज डालोगे, आंसर भी आपका सेम ही निकलेगा। तो एक फैक्ट मैंने आपको बताया कि एक पॉइंट से एक लाइन पे कितना परपेंडिकुलर बना सकते हो आप, एक, सिर्फ एक, मात्र एक। और दो ट्राइंगल जिनका बेस कॉमन हो और साथ ही साथ जो कॉमन बेस का ऑपोजिट वाला वर्टेक्स है वो एक ऐसे लाइन पे लाई करे जो बेस के साथ में क्या हो, पैरेलल, तो उस केस में दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, सी। अब इस सिचुएशन में मतलब इन दोनों बात को जानने के बाद में देयर इज अनदर वे बाय विच वी कैन प्रूव बीपीटी। बात करते हैं उसमें। आप लिखो थोड़ा थोड़ा, पहले लिखो गिवन, गिवन में लिखना लेट ABC be a triangle, full stop, let D comma E are points on AB and AC such that DE parallel to BC, such that DE parallel to BC, ठीक है।
इतने से बात का पहले आप एक फोटो भी इमेजिन कर लो कि क्या होना चाहिए। आई थिंक ऐसा कुछ रहेगा यहां तक के लिए तो, कि ये वाला और ये वाला पैरेलल, ए बी सी डी एंड ई। ठीक है, चलेगा मेरे ख्याल में। इस वाले अप्रोच में एक आपको पहले तो चलो टू प्रूफ लिख लो, और एक कंस्ट्रक्शन भी चाहिए होगा हम लोग। तो टू प्रूफ हो जाएगा ए डी बाई डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, देखना ध्यान से। डी पॉइंट से आपको ऑपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर। ठीक है, अब एक बार मैं बोलूंगी आप लोग लिखना छोड़ दो, यहां से मुझे कर रहे हैं तो पहले कंप्लीट, फिर आप लोग कॉपी कर लें। डी पॉइंट से उसके ऑपोजिट साइड पे एक आपको परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, आप इसको डी एम बोल सकते हैं। सिमिलरली ई पॉइंट से उसके ऑपोजिट साइड पे भी आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, और इसको आप चाहें तो ई एन बोल सकते। ये 90 डिग्री पे जाएगा, ये भी 90 डिग्री चलेगा। और साथ ही साथ नीचे के तरफ में भी आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ई पॉइंट को आपको बी से जोड़ देना है, और डी पॉइंट को आपको सी से जोड़ देना। ठीक है, इन सारे बातों को लैंग्वेज में हमको कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना हो। बोलो क्या लिखूं? ड्रॉ क्या डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी कॉमा ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी फुल स्टॉप एंड ज्वाइन किसको किसको, नीचे वाला पार्ट ज्वाइन किया ना उसको मेंशन करवाओ, डी सी एंड बीई। डीसी को ज्वाइन कर लिया और बी को ज्वाइन कर लिया। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ पे? ओके, अब बात करते हैं इसके प्रूफ। धीरे धीरे आप बस देखते जाओ। देखो प्रूफ के लिए हम एरिया का रेशियो लिखेंगे इस, देखो प्रूफ, प्रूफ में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है एरिया ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ट्राइंगल। देखो नीचे के ट्राइंगल में आपके पास दो ऑप्शन है। हाँ, एक ऊपर तो एडीई का ऑप्शन है आपके पास में, नीचे आपके पास में एक ऑप्शन है डीई बी का, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में डीई सी का। पहले पेयर में हम एडीई को बीडीई के एरिया के साथ में रेशियो लेके दिखाएंगे, और दूसरे वाले में एडीई को सीडीई के साथ में रेशियो लेके दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले वाले में देखो एरिया ट्राइंगल में लेना चाहूंगा बी डी ई। अब इसमें आप देखो कि एडीई का जो एरिया है, वैसे तो उसको लिखने के लिए दो ऑप्शन है आपके पास में, मैं फील करवा देता हूं आपको। दोनों ऑप्शन क्या क्या देखो। इस ट्राइंगल का एरिया अगर आपको लिखना है तो एक ऑप्शन है हाफ इंटू एडी इंटू ई एन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और दूसरा ऑप्शन है आपके पास में हाफ इंटू इसको बेस मान लो ए को, तो ये आपका हाइट हो जाएगा डीएम। ठीक है, फर्स्ट रेशियो में लेकिन सिंस मैंने इस वाले ट्राइंगल को इन्वॉल्व किया है, ठीक है, तो इससे मेरा आशा है कि मैं बीडी अपने रेशियो में कहीं ना कहीं क्रिएट कर लूंगा, और बीडी के साथ में पार्टनर के रूप में मुझे कौन चाहिए अपने प्रूफ में? एडी। तो ऑब्वियसली फर्स्ट वाले के टाइम पर आई विल गो द ऑप्शन हाफ इंटू एडी इंटू ई एन। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, चलेगा ये चीज। तो फर्स्ट वाले में देखो क्या लिखूंगा मैं ऊपर एडी के एरिया के लिए हाफ इंटू, आप लोग बोलो एडी आपका बेस हो गया, और उसके हिसाब से परपेंडिकुलर कौन हुआ? देखो ये समझ में आया कि नहीं? चलेगा। फिर से बीडीई ट्राइंगल में, बीडीई ट्राइंगल कहाँ है नोटिस कर लो, ये है आपका बीडीई ट्राइंगल। इसमें मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि हाफ इंटू, आप बेस इसको मान, तो क्या होगा बताओ? हाफ इंटू बोलो इंटू बीडी इंटू, अभी ऑल्टीट्यूड क्या हो? ऑल्टीट्यूड में कैच, ठीक है, लोग को जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता। अब एक बात को समझो, अब एक चीज तो मानोगे ना कि ए बी अपने आप में एक सिंगल स्ट्रेट लाइन है, और ई उसके सामने का कोई एक पॉइंट है, तो ई पॉइंट से ए बी लाइन पे कितना परपेंडिकुलर ड्रॉप हो सकता है? सिर्फ एक, सिर्फ एक। जब आप इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिख रहे हो और आपने बेस अगर इसको माना है,
तो अपना ऑल्टीट्यूड आप कौन से पॉइंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से, राइट। और इस लाइन पे इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से एक ही परपेंडिकुलर आ सकता है, और वो ऑलरेडी आ रखा है, देखो ईएन। तो ऑल्टीट्यूड का वैल्यू इसमें किसको होना पड़ेगा? ईएन। वो दो ट्राइंगल के अंदर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ऑल्टीट्यूड कौन होगा इसका? ईएन। ये बात समझ में आया? तो यहां पर हम लिख देंगे इनटू ईएन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलेगा। देन यू विल सी कि हाफ से हाफ कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल, और ऑटोमेटिकली यहां से क्या निकल रहा है बताओ? एडी बाई बीडी। ठीक है मेरे ख्याल में इसको यहीं छोड़ देंगे, मार्किंग इट एज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक और बार लिखेंगे इसी टाइप का रेशियो, एरिया ट्राइंगल एडी, ऊपर का पार्ट सेम रहेगा, और नीचे आई विल राइट एरिया ट्राइंगल, पिछले बार बीडी लिया था, इस बार जानबूझ के सीडी ही ले लूंगा, सी डी ई। थोड़ा आप लोग बताने का ट्राई करो तो कि क्या क्या चेंजेस आना चाहिए मेरे प्रूफ। ऊपर हाफ इंटू बोलू, पिछले बार ऑलरेडी इस पे और इस पे वर्क कर लिया मैंने, अब मेरा इच्छा है कि इस पे और इस पे काम करूं, ठीक है ना। तो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया कौन से फॉर्मूले से लिखना बेटर रहेगा? हाफ इंटू ए ई इंटू क्या? डीएम, मेरे ख्याल में सही कह रहा हूं ना? क्योंकि इसको बेस मानने का मतलब है कि इसका जो ऑल्टीट्यूड है वो इसके ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से आएगा, तो यही वाला होना चाहिए। चलेगा। फिर इसका एरिया लिखोगे तो क्या आएगा बताओ? बोलो हाफ इंटू ईसी या सी जो भी बोलो, इंटू क्या? हाँ होगा वही, फिर से एक बार समझा देता हूं। अगर आप इस ट्राइंगल में इसको बेस मान रहे हैं, तो आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो ऑब्वियसली उस बेस के ऑपोजिट वाले वर्टेक्स से आना चाहिए, और एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, वो ऑलरेडी हमारे कंस्ट्रक्शन में हमने क्या बना रखा है? डीएम। तो हमको कहीं ना कहीं डीएम को ही क्या मानना पड़ेगा? अपना ऑल्टीट्यूड। तो इनटू क्या आ जाएगा बताओ? वापस से डी। यहां पर भी यू विल सी कि हाफ हाफ स्वाहा, डीएम डीएम स्वाहा, और क्या बचेगा आपके पास में? ए ई बाई ई से। चलेगा। उसके बाद में एक और बात है जिसपे हम चर्चा कर रहे थे, देखो आप कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दे हैव अ कॉमन बेस डीई। ठीक है, फिर डीई कॉमन बेस के जो ऑपोजिट वाला वर्टेक्स है सी और बी, वो एक सिंगल लाइन पे लाई कर रहा है, और ये सिंगल लाइन इस कॉमन बेस के साथ में क्या है? पैरेलल। तो ये दोनों डॉटेड लाइन वाले ट्राइंगल का एरिया आपस में क्या होना चाहिए? सेम, इक्वल। अब आप ध्यान से यहां देख कि इस रेशियो को और इस रेशियो को अगर आप देखते हो तो इसका न्यूमरेटर तो डायरेक्टली मैच कर रहा है, दोनों में एडी एडी लिखा हुआ। डिनोमिनेटर का चेहरा देखने में अलग है, एक में क्या लिखा हुआ बताओ? बीडी, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है? सीडी। लेकिन टेक्निकली बीडी और सीडी का एरिया क्या होगा आपस में? सेम। तो आई कैन से कि ओवरऑल इसका आंसर और इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेम। मतलब न्यूमरेटर इज ऑलरेडी सेम टू सेम, डिनोमिनेटर इज डिफरेंट टू लुक एट, बट उनका वैल्यू सेम रहेगा। तो अल्टीमेटली आई हैव सीन कि भाई इसका एलएचएस कंप्लीटली और इसका एलएचएस कंप्लीटली आपस में क्या हो गया? इक्वल। तो इसका आरएचएस और इसका आरएचएस भी आपस में क्या होना चाहिए? और वहां से डायरेक्टली हमको क्या मिल जाएगा? एडी बाई बी डी इज इक्वल्स टू ए बाई ई सी। चलेगा। तो इसको मैं कुछ मार्क कर लूंगा इक्वेशन नंबर, पहले ना यहां तक आप कॉपी कर लो, फिर मैं लिखवा दूं। ठीक है, आगे लिखूं। अगेन एरिया ट्राइंगल, एरिया ट्राइंगल कौन सा? बीडी इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल सी डी। इसका रीजन देना, triangles having same base and lying between same parallels. Triangles having same base and lying between same parallels. Triangles having same base and lying between same parallels. ठीक है, फिर लिखो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। पहले आप लिखना एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल्स टू एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल CDE. This implies
AD by BD is equals to AD by AD नहीं सर, क्या चाहिए था हम लोग को, AD by BD is equals to AE by EC, हेंस प्रूफ। इसमें आप रीजन दे सकते हो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 की हेल्प से रिप्लेस करके।